नमस्कार बच्चों, मैं अशोक पोटभरे आप लोगों को अकाउंटिंग क्लास 11th या बीकॉम फर्स्ट ईयर्स का या ऐसे जो अकाउंट्स का नॉलेज लेना चाहते हैं उनके लिए वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। इसके पूर्व में मैंने एक वीडियो दिया था सौदों का लेखांकन, है ना, अकाउंटिंग फॉर ट्रांजेक्शन्स। तो उसमें मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया था कि अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, और उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे पूरे ट्रांजैक्शंस को, पूरे व्यवहार को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से था हमारा यहाँ पे? व्यक्तिगत लेखा, पर्सनल अकाउंट, वास्तविक लेखा, रियल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र लेखा। जिसमें हमने व्यक्तिगत लेखे में देखे थे कि हमारा व्यापारी का जिनके साथ, थर्ड पर्सन के साथ, जिसके साथ व्यापार हो रहा है, ट्रांजेक्शन हो रहा है, लेन देन हो रहा है, उनको हम शामिल किए थे। सेकंड नंबर, रियल अकाउंट्स में आप जिस वस्तु का आप बिजनेस कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं, सौदा कर रहे हैं, उनको हम कहाँ रखे थे? वास्तविक लेखे में। और किसी भी व्यवसाय को संचालित करने के लिए जो भी हमको खर्चे व हानियां हो रही थी, उन सबको हम कहाँ रखे थे? नाम मात्र लेखे में। और मैंने इसके पिछले वीडियो में आपको डेबिट क्रेडिट करने का नियम और व्यक्तिगत लेखे के बारे में, पर्सनल अकाउंट के बारे में हमने विस्तार से चर्चा किए थे। आज हम सेकंड चर्चा कर रहे हैं रियल अकाउंट, वास्तविक लेखा। तो वास्तविक लेखा जो हमारा है उसको यहाँ पे हम सामान्य रूप से कह सकते हैं किसी भी व्यापारी के द्वारा जिस वस्तु या संपत्ति का लेन देन करता है, आदान प्रदान करता है, उन सबको हम वास्तविक लेखे में शामिल करते हैं। इनको हमने अध्ययन की दृष्टि से 2 पार्ट में बांट दिए, 2 भागों में बांटे। एक है हमारा वस्तुगत लेखा, गुड्स अकाउंट, और दूसरा है एसेट्स अकाउंट, संपत्तिगत लेखा। तो वस्तुगत लेखे के अंतर्गत हर व्यापारी का अपना एक प्रोडक्ट होता है, अपनी एक वस्तु होती है जिसका वो व्यापार करता है, बिजनेस करता है। अर्थात हर व्यापारी जिस वस्तु का बिजनेस करता है, व्यापार करता है, उस वस्तु का उल्लेख वो अपने शीर्षक में, नाम के साथ में दर्शाता है। और नाम के साथ हम पहचान जाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति किस वस्तु का व्यापार करता है। जैसे सिंपल एग्जांपल के रूप में, अगर वो किराना व्यापारी है तो क्या लिखता है? महेश किराना स्टोर। अगर वो कपड़े का व्यापारी है तो लिखता है राकेश रेडीमेड स्टोर्स। या साड़ी का विक्रेता है तो लिखता है मीरा साड़ी सेंटर। अगर वो साइकिल का विक्रेता है तो लिखता है राकेश साइकिल मार्ट। तो मतलब अपने नाम के साथ में अपने वस्तु का वो पूर्व में ही उल्लेख कर देता है, और वो दोबारा कभी भी अपने बिजनेस में, अपने व्यापार में अकाउंटिंग करते समय अपने उस वस्तु का उल्लेख नहीं करता है। अर्थात अगर किसी व्यापारी के द्वारा पुनः विक्रय करने के उद्देश्य से दोबारा बेचने के लिए अगर किसी वस्तु का या माल का क्रय करता है तो उस समय उस वस्तु का नाम न लिख करके क्या लिखता है? वो परचेज अकाउंट लिखता है, क्रय लेखा लिखता है। अगर व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार कर रहा है अगर उसको बेचता है, सेल करता है, तो उसके लिए क्या उपयोग करता है? सेल्स अकाउंट उपयोग करता है, विक्रय लेखा उपयोग करता है। अगर हमने किसी व्यापारी से, अपने सप्लायर से माल खरीदे हैं, हमने जैसा आदेश दिए थे वैसा उसने हमको माल नहीं भेजा है, तब ऐसी स्थिति में हम उस माल को क्या करते हैं? सप्लायर को, पूर्तिकर्ता को रिटर्न कर देते हैं। तो जब वापस करते हैं तो उस माल को यहाँ पे कहा जाता है क्रय वापसी लेखा, परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक उसी प्रकार हम ग्राहक को माल बेचते हैं और हमारे ग्राहक को, कस्टमर को माल पसंद नहीं आता है तो कस्टमर हमको माल क्या कर देता है? वापस कर देता है, रिटर्न कर देता है। तो ऐसे माल को यहाँ पे क्या कहा जाता है? सेल्स रिटर्न अकाउंट, विक्रय वापसी लेखा। ठीक उसी प्रकार वर्ष के अंत में अनसोल्ड गुड्स, अनबिका माल, जो लास्ट में माल नहीं बिका रहता है, तो व्यापारी के द्वारा उसका मूल्यांकन किया जाता है वर्ष के अंत में। तो ऐसे माल को यहाँ पे क्या कहा जाता है? क्लोजिंग स्टॉक कहा जाता है, अंतिम रहतिया या अंतिम स्कंद कहते हैं। और यही माल नेक्स्ट 1 तारीख को, अगर उसका फाइनेंशियल ईयर है तो 31 मार्च को क्लोज करता है, तो उसके लिए नेक्स्ट ईयर, न्यू ईयर क्या कहलाता है? 1 अप्रैल कहलाता है। अगर अपना कैलेंडर वर्ष में अगर अपना अकाउंटिंग क्लोज करता है तो 31 दिसंबर को बंद करता है, तो हम क्या कहते हैं? उसको अंतिम स्कंद। और वही माल 1 जनवरी को क्या बन जाता है? ओपनिंग स्टॉक हो जाता है, प्रारंभिक स्कंद। तो यहाँ कहीं भी वो अपने वस्तु का उल्लेख नहीं करता है। ठीक उसी प्रकार हमारा सेकंड है एसेट्स अकाउंट, संपत्तिगत लेखा।
किसी व्यापारी के द्वारा अपने व्यापार को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के उद्देश्य से किसी वस्तु को परचेस करता है, क्रय करता है, जिसका उद्देश्य उसे दोबारा विक्रय करना नहीं है, तो ऐसी वस्तु उस व्यापारी के लिए क्या कहलाती है? संपत्तियां कहलाती है, एसेट्स कहलाती है। एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं कि कपड़े व्यापारी के द्वारा फर्नीचर का क्रय करना। तो कपड़ा व्यापारी फर्नीचर क्यों खरीदा है? क्योंकि अपने ग्राहकों को बैठाने के लिए, कपड़े को सजा कर रखने के लिए। दवाई विक्रेता के द्वारा रेफ्रिजरेटर, फ्रिज का परचेस करना। तो क्या दवाई विक्रेता फ्रिज क्यों खरीदा है? अपने दवाई को सुरक्षित रखने के लिए। एक रेडीमेड विक्रेता के द्वारा 10 सिलाई मशीन का क्रय करना। तो एक रेडीमेड कपड़ा व्यापारी 10 सिलाई मशीन क्यों खरीदा है? कपड़े को तैयार करने के लिए। तो एक ही वस्तु एक व्यापारी के लिए उसका प्रोडक्ट होता है, तो वही वस्तु दूसरे व्यापारी के लिए उसकी क्या हो सकती है? संपत्ति हो सकती है। दोबारा बेचने के लिए अगर आप खरीदते हो तो वो हमारे लिए वस्तु है, और अपने व्यापार में उसको उपयोग करने के लिए अगर हम खरीदते हैं तो वो वस्तु हमारे लिए क्या बन जाती है? संपत्ति बन जाती है। तो ये संपत्तियां यहाँ पे दो प्रकार की होती है, मूर्त संपत्ति और अमूर्त संपत्ति। मूर्त का मतलब होता है ट्रांजिबल एसेट और इनट्रांजिबल एसेट। मूर्त मतलब जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, स्पर्श कर सकते हो और बता सकते हो आपके पास उपस्थित है। तो उनमें हमारी मुख्य मुख्य संपत्तियां आ जाती है कैश, मनी, रोकड़, मशीन, भवन, भूमि, फर्नीचर, मोटर कार, इन्वेस्टमेंट। ये सब क्या है आपके लिए? मूर्त संपत्ति है, ट्रांजिबल एसेट है, जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो और आप बता सकते हो मेरे पास ये संपत्ति अवेलेबल है। अमूर्त संपत्तियां, न जिसको देखा जा सकता है, न स्पर्श किया जा सकता है, लेकिन जिसका व्यापार में भौतिकी मूल्य, फिजिकल वैल्यू होता है, उसको हम क्या कहते हैं? यहाँ पे इनटेंजिबल एसेट्स कहते हैं, अमूर्त संपत्तियां कहते हैं। इनमें हमारी 3 संपत्तियां आती है। पहला होता है ख्याति, गुडविल, व्यापार का नाम, व्यापार की प्रतिष्ठा, जिसका मूल्यांकन किया जाता है। आप अगले क्लास में आप पढ़ोगे, अगले वीडियोस में देखोगे, उसका मूल्यांकन किया जाता है और मूल्यांकन करके हम दर्शाते हैं कि आज वर्तमान में हमारे गुडविल का क्या वैल्यू है। ठीक उसी प्रकार होता है एकस्व, पेटेंट्स, कॉपीराइट। अगर आपका किसी चीज में एकाधिकार है बनाने का, तो अगर आप अपने एकाधिकार को किसी अन्य व्यक्ति को सौंपते हो तो उसके बदले में जो आपको राशि प्राप्त होती है वो आपके लिए कॉपीराइट कहलाती है, पेटेंट्स कहलाती है। और ठीक उसी प्रकार हर व्यापारी का अपना एक ट्रेडमार्क होता है, व्यापार चिन्ह होता है। अगर हम उस व्यापार चिन्ह का भी आज के डेट में उसका वैल्यूएशन किया जाता है। टाटा कंपनी का TA शब्द क्या है? उनका मोनो है, उनका क्या है? ट्रेडमार्क, जिसका आज वैल्यू करोड़ों लाखों रुपए में उसकी वैल्यूएशन की जाती है। तो ये बच्चों ये क्या थे? हमारे एसेट्स थे रियल अकाउंट में। इनमें से अगर आपके बिजनेस में किसी का भी इनकमिंग होता है, आना होता है, तो हम नियम बदल लेंगे। तो रियल अकाउंट का हमारा नियम होता है, रूल्स होता है, आने वाले को क्या कीजिए? डेबिट कीजिए। अर्थात हमारे पास व्यापार में क्या आ सकती है? कैश आ सकता है। जिस वस्तु का व्यापार कर रहे हो वो वस्तु आ सकती है। अगर अपने व्यापार में उपयोग करने के लिए अगर किसी संपत्ति को खरीदे हो तो आपके पास संपत्ति आ सकती है। तो हम ये कह सकते हैं व्यापार में कैश, एसेट्स और गुड्स, अगर इन तीनों में से किसी का भी आगमन होता है, एंट्री होती है, तो आप उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। अगर यही चीज आपके व्यापार से जाती है, आउट गोइंग होती है, तो आप उसको क्या करेंगे? क्रेडिट। सिंपल हम बोल सकते हैं इनकमिंग इज ए डेबिटेड, आउट गोइंग इज ए क्रेडिट। आने वाले को डेबिट कीजिए और जाने वाले को क्रेडिट कीजिए। तो आने और जाने में क्या ध्यान रखना है? कैश, गुड्स और एसेट्स, ये 3 चीज अगर आपके व्यापार में इनकमिंग हो रहा है तो आप डेबिट कर दीजिए, और इन तीनों में से अगर आपके पास कोई भी चीज जा रहा है तो आप उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो हम कुछ एग्जांपल लेके बताते हैं आपको। तो सर्वप्रथम तो हम यहाँ आपको बता दें कि जो हमारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक ट्रांजेक्शन्स होता है हमारा कैश ट्रांजेक्शन्स होता है, और एक होता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स, उधार व्यवहार, नगद व्यवहार, उधार। तो नगद का तात्पर्य क्या होता है? किसी भी लेन देन में आप तत्काल नगद का, कैश का भुगतान कर देते हो या आपको कैश प्राप्त हो जाती है, तो कैश ट्रांजेक्शन कहलाता है। अगर आपने किसी वस्तु का क्रय किए लेकिन आपने तत्काल भुगतान नहीं किए, आप भविष्य में भुगतान करना चाहते हैं, तो ऐसे व्यवहार को यहाँ पे क्या कहा जाता है? क्रेडिट ट्रांजेक्शन कहा जाता है, उधार व्यवहार कहा जाता है। अब देखिए इस पृष्ठ में हमने एक लिए हैं, नगद माल खरीदा 2000 रुपए।
गुड्स परचेस फॉर कैश 2000 रुपीज। अगर आप नगद माल खरीद रहे हो तो आपके पास बिजनेस में क्या इन हो रहा है और क्या आउट हो रहा है। जैसे ही हम नगद माल खरीदेंगे, गुड्स खरीदेंगे, तो आपके पास क्या हो रहा है, गुड्स इन हो रहा है, और क्या जा रहा है आपके पास से, कैश जा रहा है। तो गुड्स इन हो रहा है तो नियम कहता है आने वाले को डेबिट करो, तो इसलिए गुड्स अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। और खरीदे गए गुड्स को हम क्या लिखते हैं, बताया मैंने आपको, परचेज। तो गुड्स अकाउंट परचेज अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट होगा। अब आपके पास से क्या जा रहा है, आपने क्या दिए उसको, पैसा दिए, कैश दिए, और कैश हमारा क्या है, एसेट्स है, और जो भी हमारे पास से जाता है उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इसलिए यहाँ पे कैश अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार देखिए यहां कहता है नगद माल बेचा, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। जैसे ही आप नगद माल बेचते हो तो आपके पास क्या इन हो रहा है, क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, पैसा आ रहा है। तो यहां कैश आ रहा है इसलिए कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और आपके पास से क्या जा रहा है, माल जा रहा है, गुड्स जा रहा है, तो जाने वाले गुड्स को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और बेचे गए गुड्स के लिए हमने बताया था आपको क्या उपयोग करता हो, सेल्स उपयोग करता है। तो क्या होगा, सेल्स अकाउंट होगा, जिसको हम सामान्य भाषा में गुड्स कहते हैं। तो सेल्स को, हम गुड्स को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, समझ में आया। ठीक उसी प्रकार हमको बोलता है मशीन नगद खरीदा, मशीनरी परचेस फॉर कैश। जैसे ही आप मशीन खरीदोगे तो आपके पास क्या आ रही है, मशीन आ रही है, तो यहां पे क्या आएगा, मशीन। यहां पे क्रय लेखा का उपयोग, परचेज अकाउंट का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारा प्रोडक्ट नहीं है। जब प्रोडक्ट रहेगा तो उसके संबंध में वस्तु या माल बोलेगा। अगर पर्टिकुलर किसी एसेट्स का नाम दे रहा है, मशीन, फर्नीचर, कंप्यूटर, भवन, लैंड, तो पर्टिकुलर वो एसेट्स है आपके लिए, आप बेचने के लिए नहीं खरीद रहे हो, बल्कि अपने उपयोग में, अपने बिजनेस में उपयोग के लिए खरीद रहे हो। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, मशीन अकाउंट डेबिट होगा। और आपके पास से क्या जा रहा है, पैसा जा रहा है, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा बच्चों, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार हमको कहता है यहाँ पे रमेश से उधार माल खरीदा, गुड्स परचेज फ्रॉम रमेश फॉर क्रेडिट। अब रमेश से आपने उधार माल खरीदे हो, तो माल खरीदे हो तो आपके पास क्या आ रहा है, गुड्स आ रहा है, तो आने वाले गुड्स को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और खरीदे गए गुड्स के लिए क्या लिखते हैं, परचेज लिखते हैं। तो गुड्स अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, क्योंकि माल आ रहा है। लेकिन आपने उधार खरीदे हो, कुछ जा रहा है क्या, आपने तो पैसा दिए नहीं हो, आपके पास से कुछ जा नहीं रहा है। जब आपके पास से कुछ जा नहीं रहा है तो उस समय आपको देखना है कि उस ट्रांजैक्शन में किसी व्यक्ति का नाम, फर्म का नाम, कंपनी का नाम दिया है क्या। तो यहां पे आप किसका नाम दिया है, रमेश का नाम दिया है। इसका मतलब आपने किससे माल खरीदे हो, रमेश से। अर्थात आपको भविष्य में किसको पैसा देना है, रमेश को पैसा देना है। तो व्यक्तिगत लेखा, पर्सनल अकाउंट का रूल है, पिछले हमने वीडियो में बताए थे कि पाने वाले को डेबिट कीजिए, देने वाले को क्रेडिट। तो यहाँ पे रमेश माल देने का काम कर रहा है, देने वाला है, इसलिए नियमानुसार रमेश क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो रमेश को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे दोनों आ गया, हमारा रियल अकाउंट का भी रूल आया है, और इसके पहले वीडियो में हमने आपको पर्सनल अकाउंट के बारे में बताए थे, उसका भी रूल आ गया। इसलिए आपको पहला वीडियो और एक बार देखना जरूरी है। उसके पश्चात हम आते हैं, यहां बोलता है मोहन को माल बेचा, गुड सोल्ड टू मोहन। अब यहां देखो बच्चों, यहां पे न तो नगद शब्द का उल्लेख है, न तो उधार शब्द का उल्लेख है। तो उस समय हम इस ट्रांजेक्शन को कैश माने कि उधार माने, क्रेडिट माने। तो रूल ये कहता है कि जब कभी भी आपको ट्रांजेक्शन में किसी पार्टी का नाम दिया हुआ है और साथ में इंग्लिश में फॉर कैश और हिंदी में नगद शब्द का उल्लेख नहीं है, तो उस सौदे को क्या माना जाता है, उधार माना जाता है। तो यहां उधार नहीं कहा है, फिर भी ये सौदा क्या है, उधार है, क्योंकि नगद भी नहीं कहा है। इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा, मोहन को उधार माल बेचेंगे तो सबसे पहले वही देखिए आपके पास क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। तो जैसे ही बेचोगे तो आपके पास क्या जाएगा, माल जाएगा, तो जाने वाले को क्या करते हैं, क्रेडिट। तो यहां पे हमारा गुड्स अकाउंट क्या हो रहा है, सेल्स अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। अब देखिए कुछ आ रहा है क्या, भाई उधार माल बेचे हो तो आपके पास कुछ आ नहीं रहा है। जब कुछ नहीं आ रहा है तो क्या लेंगे, पार्टी का नाम। तो पार्टी का नाम क्या दिया है, मोहन दिया है। अब ये देखिए कि मोहन यहां पर माल पाने का काम कर रहा है कि देने का काम कर रहा है। तो आपने मोहन को माल बेचे हो
तो मोहन क्या कर रहा है, पाने का काम कर रहा है, और हमारा नियम कहता है पाने वाले को डेबिट कीजिए, देने वाले को क्रेडिट। तो मोहन यहाँ पाने का काम कर रहा है, इसलिए मोहन का अकाउंट यहाँ क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार बोलता है गीता से नगद प्राप्त हुए, कैश रिसीव फ्रॉम गीता। आपके पास क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। देने वाली कौन है, गीता है, हमारा रूल है देने वाले को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे गीता क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार आपका बोलता है यूको बैंक में जमा किया 1000 रुपए, कैश डिपॉजिटेड इनटू यूको बैंक। तो सबसे पहले आप यही देखिए आपके पास से क्या जा रहा है, आ रहा है। तो आपने यूको बैंक में 1000 जमा किए हो, तो आपके पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, तो जाने वाले को क्रेडिट। तो यहाँ पे कैश अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। अब कुछ आ रहा है क्या, देखो कुछ नहीं आ रहा है, तो क्या बताया मैंने, जब कुछ नहीं आ रहा है तो उस समय आपको क्या देखना है, व्यक्ति का नाम, फर्म का नाम, बैंक का नाम, कंपनी का नाम। तो यहाँ पे किसका नाम दिया है, बैंक का दिया है, तो यहाँ पे यूको बैंक क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि ये पाने का काम कर रहा है। तो पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो। ठीक उसी प्रकार बोलता है फर्नीचर खरीदा टाटा स्टील से। क्या खरीदे आपने, फर्नीचर। तो यहां भी आपको फॉर कैश का उपयोग नहीं किया है, नगद का उपयोग नहीं किया है, तो सौदा क्या है, उधार है। तो यहां पे हमारा क्या आएगा, क्या आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है, तो फर्नीचर अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट। अब हमने टाटा का, अब हमने पैसा दिए नहीं है, भविष्य में पैसा किसको देना है, टाटा को, तो टाटा स्टील लिमिटेड क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर स्वामी अपने स्वयं के उपयोग के लिए व्यापार से धन संपत्ति माल अगर विड्रॉ करता है तो उसको क्या कहते हैं, पहले बता चुका हूं मैंने, ड्राइंग्स कहा जाता है, आहरण कहा जाता है। और यहाँ स्वामी पाने वाला हो गया, स्वामी का नाम न लिख करके उसके बदले में क्या लिखा जाता है, ड्राइंग्स लिखा जाता है। तो यहाँ पे ड्राइंग्स अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और उसने बिजनेस से क्या निकाला है, अगर नगद निकाला है तो कैश जाएगी, अगर किसी क्या निकाला है, माल निकाला है, गुड्स निकाला है, तो टू गुड्स जाएगा व्यापार से। अगर बैंक से निकाला है तो क्या हो जाएगा, टू बैंक हो जाएगा। तो फिलहाल ये व्यापार से निकाला है, तो व्यापार से कैश जा रहा है, इसलिए कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। इसी प्रकार कई बार क्या होता है आपका कि स्वामी के द्वारा व्यापार में धन संपत्ति पैसा लगाने पर, तो अगर वो धन संपत्ति पैसा लगाता है तो क्या करें, तो व्यापार में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, संपत्ति आ रही है, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और देने वाला कौन है, स्वामी। और हमने पहले ही बता चुके हैं पहले वीडियो में कि स्वामी का नाम नहीं लिखा जाता है। तो जब कभी भी स्वामी ओनर जब भी बिजनेस में धन संपत्ति पैसा लगाएगा तो स्वामी के नाम के बदले में क्या लिखा जाता है, कैपिटल अकाउंट लिखा जाता है। तो यहाँ कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, पैसा आ रहा है और स्वामी देगा। तो ये बच्चों क्या था, ये आपने रियल अकाउंट तो देखे ही हैं, साथ में हमने पहला वीडियो देखे थे पर्सनल अकाउंट, उन दोनों के रूल से एक डेबिट हो रहा था और एक क्या हो रहा था, क्रेडिट हो रहा था। तो ये क्या था बच्चों, रियल अकाउंट था और नॉमिनल अपना पर्सनल अकाउंट था। आज हमारा तीसरा हमारा बचा हुआ है नाम मात्र लेखा बचा हुआ है। तो हमारा क्या बचा हुआ है, आपका नाम मात्र लेखा बचा हुआ है। तो अब हम नाम मात्र लेखा देखेंगे। तो नाम मात्र लेखे में हमको क्या क्या करना है, तो नाम मात्र के बारे में मैंने आपको क्या पहले बता चुका हूं कि सबसे पहले हमने 3 अकाउंट बताए थे, व्यक्तिगत लेखा, वास्तविक, नाम मात्र लेखा। तो नाम मात्र लेखा जिसको हम नॉमिनल अकाउंट कहते हैं, इसको 3 नामों से जाना जाता है। एक नाम मात्र लेखा, दूसरा अवास्तविक लेखा और तीसरा इसको हम क्या कहते हैं, लाभ हानि लेखा भी कहते हैं। तो बच्चों इस प्रकार आपने क्या देखे थे, रियल अकाउंट और व्यक्तिगत लेखे दोनों का मिला के देखे थे। अब तीसरा नाम मात्र लेखा था जिसके बारे में मैंने अभी विस्तृत से बताया था, इसको हम अगले वीडियो में आपको विस्तार के साथ बताएंगे और साथ में हम आपको नाम मात्र लेखा और डेबिट क्रेडिट करने का चार्ट को क्लियर करेंगे। तो आप अगला वीडियो अवश्य देखिएगा, अन्यथा आपको पिछले और इसके पहले वाला वीडियो भी देखिएगा, तभी आपको पूर्ण रूप से समझ में आएगा। तो बच्चों, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, अगर कोई आपको कमेंट्स करना है तो कमेंट्स बॉक्स में जाइए और अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। नमस्कार।